हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल इजी इंग्लिश फॉर ऑल में स्वागत है। मेरा नाम सर्वेश कुमार है। दोस्तों, मैंने इंग्लिश के सेंटेंस फॉर्मेशन की एक सीरीज़ शुरू करी है। इस सीरीज़ में कई सारे वीडियो आएंगे और इन सारे वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि जो इंग्लिश का जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है और उस इंग्लिश के सेंटेंस के स्ट्रक्चर में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, और उन सभी को पढ़ने के बाद हम इंग्लिश के सेंटेंस को बनाना सीखेंगे। तो दोस्तों, हम वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सेंटेंस फॉर्मेशन का यह पहला वीडियो है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक सेंटेंस, जो अंग्रेजी का एक सेंटेंस होता है, उसमें उसके क्या क्या भाग होते हैं, और इस सेंटेंस स्ट्रक्चर की सहायता से हम आगे इंग्लिश को सीखेंगे। दोस्तों, हम इंग्लिश के सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बात करें उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आपको मैं हिंदी के सेंटेंस को भी बताऊँ, और हम हिंदी और अंग्रेजी के वाक्यों में क्या अंतर है उसको हम देखते हैं। दोस्तों, हिंदी का सेंटेंस हो या इंग्लिश का सेंटेंस हो, उसके जो वाक्य होते हैं उसके चार भाग होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर हिंदी का वाक्य लिखा हुआ है, मनोज अंग्रेजी पढ़ रहा है। इसमें आप देख सकते हैं इसके चार भाग कर्ता, कर्म, मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया है। जो कि कर्ता जिसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट, और मुख्य क्रिया यानी कि मेन वर्ब, और सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब। कर्ता कर्ता किसी भी वाक्य में जो कार्य को कर रहा है उसे हम कर्ता कहते हैं। तो यहाँ पर मनोज कर्ता का काम कर रहा है, मनोज अंग्रेजी पढ़ रहा है में अंग्रेजी कौन पढ़ रहा है, क्रिया को करने वाला है मनोज, इसलिए मनोज क्या होगा, कर्ता होगा। अंग्रेजी आपका कर्म है, क्योंकि कर्म का मतलब वो होता है कि क्रिया का प्रभाव जिस पर भी पड़ता है उसे हम कर्म कहते हैं। तो मनोज अंग्रेजी पढ़ रहा है, इसमें पढ़ने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, अंग्रेजी पर, इसलिए वो कर्म है। और पढ़ना आपकी मुख्य क्रिया है। किसी भी सेंटेंस में जो कार्य होता है या कार्य होने की बात होती है उसे हम मुख्य क्रिया कहते हैं। या तो यहाँ पर पढ़ना आपका मुख्य क्रिया है। और रहा है जो मुख्य क्रिया के साथ हिंदी के सेंटेंस में अंत में यूज किया जाता है उसे हम कहते हैं सहायक क्रिया, जो कि समय को बताता है। जैसे कि मनोज अंग्रेजी पढ़ रहा है, तो यहाँ पर जो रहा है ये आपको कार्य होने के समय को बता रहा है। तो इसको आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें सबसे पहले आपका सब्जेक्ट है, फिर ऑब्जेक्ट है, फिर मेन वर्ब है, और फिर हेल्पिंग वर्ब है। ये चार भाग हिंदी में हैं। और वही हम इंग्लिश के सेंटेंस को देखते हैं। सेम सेंटेंस को ही मैंने यहाँ पर इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया है, उसको आप देख सकते हैं। मनोज इज रीडिंग इंग्लिश। इसमें आप देख सकते हैं मनोज जो कि एक सब्जेक्ट है, उसके बाद इज, यहाँ पर इज आपका हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब वो वर्ब होता है दोस्तों जो मेन वर्ब के साथ उसके पहले यूज किया जाता है, और ये हेल्पिंग वर्ब कार्य करने के समय को बताता है कि कौन से समय में कार्य हो रहा है। तो अगर ये सेंटेंस प्रेजेंट में है तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज है, और अगर ये पास्ट में होता तो ये वाज होता। इसी तरह से कई प्रकार के हेल्पिंग वर्ब होते हैं। हेल्पिंग वर्ब बेसिकली कार्य करने के समय को बताते हैं। और उसके बाद रीडिंग यानी कि पढ़ना, ये आपका मुख्य क्रिया है, और क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ रहा है इंग्लिश, वो आपका ऑब्जेक्ट है। दोनों सेंटेंस को हम देखेंगे दोस्तों, तो इसमें केवल एक बेसिक अंतर है। बेसिक अंतर ये है कि इसमें जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है हिंदी के वाक्य में, सब्जेक्ट है, फिर ऑब्जेक्ट है, मेन वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब है। और इसमें जो इंग्लिश का सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट है, उसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जगह पे हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब उसी स्थान पे है, और लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट है। तो दोनों ही सेंटेंस में इसके स्ट्रक्चर में हिंदी के वाक्य में जो सहायक क्रिया है वो अंत में आती है, और इंग्लिश के सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है यानी कि सहायक क्रिया है वो सब्जेक्ट के जस्ट बाद आती है। इसी कारण से जब भी हम हिंदी के सेंटेंस को एज इट इज़ ट्रांसलेट करते हैं, यानी कि उसकी केवल मीनिंग को हम लिख देते हैं, तो वाक्य वो सही नहीं होता। तो इंग्लिश के सेंटेंस को समझने के लिए हमको इंग्लिश के स्ट्रक्चर को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है इंग्लिश का, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, हमें इसी की सहायता से इंग्लिश को सीखना है।
और इस बेसिक स्ट्रक्चर को हमें अच्छे से समझना है, और इस 4 जो इसके भाग हैं इसी को हम अच्छे से समझेंगे, इसी की सहायता से हम इंग्लिश को पढ़ेंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश सेंटेंस, इंग्लिश सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने उसे दोबारा लिख दिया है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। आपको इसी स्ट्रक्चर को देखना है और इसी को समझना है, इसी की सहायता से हमको आगे के सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है। अब इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट क्या आता है, तो इसमें मैंने लिखा है किसी अंग्रेजी के वाक्य में क्रिया को करने वाला सब्जेक्ट कहलाता है। क्रिया को करने वाला आपका सब्जेक्ट कहलाता है। तो किसी भी सेंटेंस में जो भी कार्य को करने वाला है या जिस किसी भी व्यक्ति के बारे में बात हो रही है उसे हम क्या कहेंगे, सब्जेक्ट कहेंगे। जैसे इसमें कोई नाउन हो सकता है ना, जैसे मनोज, प्रिया, कोई नाउन हो सकता है, या फिर कोई प्रोनाउन भी हो सकता है, जैसे कि ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे एटसेट्रा। ये सारे क्या होंगे, सब्जेक्ट होंगे। सब्जेक्ट को हम सबसे वाक्य के शुरू में रखते हैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, किसी अंग्रेजी के वाक्य में क्रिया का प्रकार जो क्रिया के समय या कर्ता के अवस्था या अधिकार को बताता है, हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। इसे हम दोबारा पढ़ते हैं दोस्तों। किसी अंग्रेजी के वाक्य में क्रिया का प्रकार, क्रिया का प्रकार मतलब हेल्पिंग वर्ब की बात हो रही है। क्रिया का प्रकार जो क्रिया के समय यानी कि ये कार्य के समय को या कर्ता के अवस्था या अधिकार को बताता है उसे हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। जैसे कि इसमें इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, विल हैव, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, कैन, कुड, शुड, ये सारे क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है। ये हेल्पिंग वर्ब आपका मेन वर्ब से हम पहले यूज करते हैं, और ये हेल्पिंग वर्ब कार्य के समय को बताते हैं, समय के साथ साथ या कार्य के समय को बताते हैं, या फिर ये कर्ता की अवस्था को बताते हैं कि कौन क्या है, या फिर कर्ता के अधिकार को भी बताते हैं। अधिकार मतलब किसके पास क्या चीजें हैं, ये सारी चीजें को हेल्पिंग वर्ब की सहायता से हम बताते हैं। तो सबसे पहले आपका हो गया सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आता है हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पर से मैंने नोट लिखा है दोस्तों, सेंटेंस के समय अनुसार यानी कि टेंस या मॉडल अलग अलग सेंटेंस के प्रकार के साथ अलग अलग हेल्पिंग वर्ब लगाया जाता है। कहने का मतलब दोस्तों, ये जो सारे हेल्पिंग वर्ब हैं ये अलग अलग प्रकार के सेंटेंस के साथ लगाए जाते हैं। अलग अलग प्रकार के सेंटेंस से तात्पर्य ये है कि जैसे कोई भी सेंटेंस में जो भी समय है उस समय के अनुसार इन हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे, प्रेजेंट टेंस में इज, एम, आर इन हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। पास्ट में वॉज और वर का यूज किया जाता है। इसी तरह से फ्यूचर में विल का यूज किया जाता है। तो अलग अलग समय के अनुसार अलग अलग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है, जिसको हम और डिटेल में आने वाले रूल्स में हम पढ़ेंगे। और एक एक सेंटेंस जो अलग अलग टेंस के हैं उसको टेंस और मॉडल के माध्यम से अलग अलग हम पढ़ेंगे और उसके नियमों को भी पढ़ेंगे। अब उसके बाद आते हैं मेन वर्ब। किसी अंग्रेजी के वाक्य में जिस कार्य के होने की बात होती है क्रिया कहलाती है। क्रिया मतलब देखिए, कोई भी सेंटेंस उसमें कोई ना कोई क्रिया अवश्य होती है। कोई ऐसे सेंटेंस भी होते हैं जिसमें आपकी मुख्य क्रिया ना हो, ठीक है। तो ये कुछ क्रिया के उदाहरण हैं, जैसे ईट, ड्रिंक, कम, टू। असल में टू नहीं है, यहाँ पर गलती हुआ है, ये गो है। रन, स्पीक, वॉक, रन, प्ले, डांस, सिंग, शाउट, सीक, किक एटसेट्रा, ये सारे क्या है, वर्ब है। यहाँ पर भी मैंने एक नोट लिखा है दोस्तों, मेन वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं। ये जो हमने वर्ब पढ़े हैं, ईट, ड्रिंक, ये एटसेट्रा, इनके अलग अलग 3 फॉर्म होते हैं, और अलग अलग टेंस में या अलग अलग वाक्य के प्रकारों में अलग अलग वर्ब के फॉर्म लगते हैं, जिसको हम आगे के वीडियोस में हम देखेंगे।
उसके बाद ऑब्जेक्ट। सबसे पहले दोस्तों हमने यहाँ पर आपको बताया था सेंटेंस में सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ये हम अच्छे से समझ गए। अब देखते हैं दोस्तों ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? किसी अंग्रेजी के वाक्य में क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है, जैसे हमने यहाँ पास पढ़ा था सेंटेंस, मनोज इज रीडिंग इंग्लिश। तो मनोज इज रीडिंग इंग्लिश, मनोज क्या पढ़ रहा है? मनोज इंग्लिश पढ़ रहा है। तो क्रिया का प्रभाव, पढ़ने का प्रभाव इंग्लिश पर पड़ रहा है, इसलिए हम इसे ऑब्जेक्ट कहेंगे। या फिर सेंटेंस में आप इसको इस तरह से भी आसानी से समझ सकते हैं कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब के बाद जो भी अन्य शब्द आते हैं, अन्य वर्ड आते हैं, उसको आप ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। ठीक है, इसको ज़्यादा डिटेल में हमको अभी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, हमको केवल इस बेसिक स्ट्रक्चर को समझना है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। और जैसे जैसे हम इसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे आगे और भी क्लियरिटी आते जाएगी और हम सेंटेंस को आसानी से बनाना सीख पाएंगे। फिलहाल हम इस पे फोकस करते हैं, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। दोस्तों ये आपका जो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, इसमें आप देख सकते हैं मैंने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पर अंडरलाइन किया है। दोस्तों इन सब्जेक्ट और इस ऑब्जेक्ट में या तो कोई नाउन हो सकता है या तो कोई प्रोनाउन हो सकता है। नाउन और प्रोनाउन दोस्तों आप लोगों ने जरूर सुना होगा। जैसे कि नाउन क्या होता है? किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति, स्थान आदि के नाम को हम नाउन कहते हैं। या सामान्य शब्दों में हम कहें कोई भी नाम वाले शब्द, कोई भी नाम वाले शब्द को हम क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे। तो आपका ये नाउन इस सब्जेक्ट में आ सकता है या फिर ऑब्जेक्ट में भी आ सकता है। उसके बाद प्रोनाउन। प्रोनाउन भी आपका नाउन से ही रिलेटेड है, इसको भी जानना बहुत ही जरूरी है। जैसे प्रोनाउन, इसके मैंने लिखा है नाउन के स्थान पर आने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। कोई भी नाउन उसके स्थान पर हम जिस शब्द को प्रयोग करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। ये प्रोनाउन भी आपका सब्जेक्ट के स्थान पे या ऑब्जेक्ट के स्थान पर आ सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है मनोज अंग्रेजी पढ़ रहा है। तो मनोज तो एक नाउन है क्योंकि ये नाम वाले शब्द हैं, है ना। अब मैं मनोज का नाम ना लेकर उसकी जगह पर मनोज को मैं कहता हूँ वह अंग्रेजी पढ़ रहा है। तो वह का जो ट्रांसलेशन है वो है ही। तो मैं क्या लिखूंगा? ही इज रीडिंग इंग्लिश। तो यहाँ पर जो ही शब्द है असल में वही क्या है? प्रोनाउन है। तो इस प्रोनाउन को हम सब्जेक्ट के स्थान पर भी यूज करते हैं और ऑब्जेक्ट के स्थान पर भी यूज करते हैं। तो प्रोनाउन को अब हम और ज़्यादा डिटेल में देखते हैं इस टेबल के माध्यम से। जैसे मैंने आपको बताया प्रोनाउन का यूज हम सब्जेक्ट में भी करते हैं और ऑब्जेक्ट में भी करते हैं। तो अगर सब्जेक्ट में हमको यूज करना है तो हमको इन सारे प्रोनाउन का उपयोग करना है, आई, वी, यू, ही, सी, इट या दे। और हमको यदि इस प्रोनाउन का उपयोग हमको ऑब्जेक्ट में करना है तो हमको इसे यूज करना पड़ेगा, मी, अस, यू, हिम, हर, इट या देम। दोस्तों ये जो प्रोनाउन होते हैं ये 3 पर्सन होते हैं। ये होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। देखो फर्स्ट पर्सन हम हमेशा अपने आप को हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं। फर्स्ट पर्सन मैं खुद हूँ फर्स्ट पर्सन, और जिस व्यक्ति से मैं बात कर रहा हूँ वो आपका क्या होगा? वो सेकंड पर्सन होगा। तो हमेशा अपने से शुरू करेंगे। तो यदि मैं फर्स्ट पर्सन हूँ तो सामने वाला जिससे मैं बात कर रहा हूँ वो होगा सेकंड पर्सन, और थर्ड पर्सन वो व्यक्ति होगा जो वहाँ पर उपस्थित नहीं है, उसे हम थर्ड पर्सन कहेंगे। अब देखिए दोस्तों फर्स्ट पर्सन यानी कि मैं अपने से शुरू करूंगा तो मैं अकेले भी हो सकता हूं, यानी कि एक वचन भी हो सकता है, या फिर बहुवचन, मेरे साथ और भी लोग हो सकते हैं। तो यदि मैं अकेला हूं तो मैं क्या कहूंगा? आई, यानी कि अगर सिंगुलर है, फर्स्ट पर्सन यदि सिंगुलर है तो उसे हम कहेंगे आई। और मेरे साथ यदि और लोग हैं
तो मैं क्या कहूँगा, वी। यानी कि ये आपका जो है आई ये सिंगुलर के लिए है और ये वी आपका प्लूरल के लिए है। तो हम यदि मैं अकेले हूँ तो अपने आप को मैं कहूँगा आई, और मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं तो उसे मैं कहूँगा वी। मैंने हिंदी में भी यहाँ दोस्तों लिख दिया है, आई मतलब मैं और वी मतलब हम। और उसके बाद दोस्तों सेकंड पर्सन मतलब सामने वाला व्यक्ति जिससे मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें भी आपका सिंगुलर या प्लूरल हो सकता है कि वो कोई एक व्यक्ति हो या एक से अधिक व्यक्ति हो। तो इसमें दोस्तों यदि वो एक व्यक्ति है तो भी आप उसे यू कहेंगे, और एक से अधिक है तो भी उसको आप यू कहेंगे। इसमें सिंगुलर और प्लूरल के लिए अलग अलग वर्ड नहीं है, इसमें हम एक ही वर्ड यूज करते हैं यू, जिसका मीनिंग होता है तुम या आप। उसके बाद दोस्तों होता है थर्ड पर्सन, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं थर्ड पर्सन वो पर्सन होता है जो वहाँ उपस्थित नहीं है, किसी तीसरे की बात हो रही है। पहला मैं, दूसरा जो सामने वाले जिससे मैं बात कर रहा हूँ, तीसरा व्यक्ति जो हम दोनों के साथ मौजूद नहीं है, तो वह हो सकता है सिंगुलर हो सकता है ना। सिंगुलर में वो पुरुष भी हो सकता है और महिला भी हो सकता है। यदि वह सिंगुलर है और पुरुष है तो उसे मैं कहूँगा ही, जिसका अनुवाद होता है वह। और यदि वो महिला है तो उसे मैं कहूँगा सी, यानी कि वह। ठीक है। यदि इसके अलावा अगर ये दोनों सिंगुलर हैं, ठीक है, तो एक पुरुष के लिए ही और एक महिला के लिए सी का हम यूज करते हैं। उसी प्रकार इट का भी यूज हम प्रोनाउन में करते हैं। इट का मतलब होता है यह किसी जीव जंतु या वस्तु के लिए यूज किया जाता है, या फिर किसी बच्चे के लिए भी हम इसका यूज कर सकते हैं यदि हम उसका जेंडर नहीं जानते हैं तो। ठीक है, तो ये किसी जीव जंतु या वस्तु के लिए यूज किया जाता है। तो ये सारे ही, सी, इट ये सिंगुलर के लिए हैं। यदि कोई तीसरा पर्सन अगर अकेला है तो हम ही, यदि वो पुरुष है तो सी, यदि वो महिला है तो इट, यदि कोई जीव जंतु या वस्तु है तो हम इसका प्रयोग करते हैं। यदि थर्ड पर्सन आपका प्लूरल है तो उस केस में हम उसे दे कहते हैं। ठीक है, जिसका हिंदी में जिसका मतलब होता है वे। तो दोस्तों ये आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, इन सारे प्रोनाउन का उपयोग हम सब्जेक्ट में करते हैं, यानी कि इस प्लेस में हम सब्जेक्ट में हम उसका प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे देखते हैं। उसी प्रकार से इसी प्रोनाउन को हमको यदि ऑब्जेक्ट में यूज करना है, ऑब्जेक्ट यानी इस वाली जगह पे यूज करना है ना। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े। यदि किसी व्यक्ति पर क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है और हम उसको ऑब्जेक्ट में यूज कर रहे हैं तो उस केस में हम इस प्रोनाउन का यूज करेंगे। जो आई है आपका वो हो जाएगा मी, वी आपका हो जाएगा अस, यू ये आपका यू ही रहेगा, इसे चेंज नहीं करेंगे, और ही क्या हो जाएगा आपका हिम, सी हो जाएगा हर, इट इसे, और दे का क्या हो जाएगा देम। हिंदी में भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है, जैसे मी का मुझे, अस का हमें, यू का तुम्हें या आपको, हिम का उसे, और हर का उसे, ये पुरुष और ये महिला, इट का इसे और देम का उन्हें। तो हमने ये प्रोनाउन को भी जान लिया है। तो इस स्ट्रक्चर से हम सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट से आगे जो आएगा वीडियो उसमें हम सेंटेंस बनाना सीखेंगे। यहाँ पर मैंने कुछ सेंटेंस यहाँ पर लिखे हैं, इसमें हमको देखना है कि इसमें हमें सब्जेक्ट क्या यूज़ करना है, और हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, और वर्ब क्या होगा, और ऑब्जेक्ट क्या होगा। जैसे मैंने यहाँ पर पहले लिखा है सेंटेंस, रमेश ने अपना काम कर लिया है। तो सबसे पहले आपका जब आप ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले आएगा आपका सब्जेक्ट। सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट सबसे पहले आता है। फिर आपका आएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर आपका आएगा मेन वर्ब, और उसके बाद क्या आएगा आपका ऑब्जेक्ट। थोड़ा सा प्रैक्टिस की कमी है दोस्तों, मैंने अभी इसमें लिखना सीखा नहीं है,
फिर भी मैंने ये इसको लिखने की कोशिश की है। तो ये सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट के इसी फॉर्मेट में हमको किसी भी सेंटेंस को बैठाना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे रमेश ने अपना काम कर लिया है। तो इसमें जो सब्जेक्ट है, काम किसने किया, रमेश ने, तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, रमेश। उसके बाद हमको यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है। जैसे हेल्पिंग वर्ब इसमें है लिया है, तो जो भी आपका हेल्पिंग वर्ब है वो हम यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद रमेश ने अपना काम कर लिया है, तो काम करना यहाँ पर मेन वर्ब है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब काम करने का प्रभाव जिस पर पड़ रहा है, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पर लिखा है रमेश ने अपना काम कर लिया है, तो क्या कर लिया है, काम, तो काम आपका ऑब्जेक्ट होगा। उसी प्रकार से आप दूसरे सेंटेंस को देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है वह परीक्षा की तैयारी कर रही है, तो परीक्षा की तैयारी कौन कर रही है, वह मतलब वह आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। तो वह, चूंकि ये एक प्रोनाउन है, ये किसी नाउन के स्थान पर यूज हुआ है, और वह क्या होता है, थर्ड पर्सन होता है। तो थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर थर्ड पर्सन में महिला यदि वो है तो सी का हम उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाएगा सी, सबसे पहले आएगा सी। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब कर रही है, तो कर रही है के लिए हमको यूज करना पड़ेगा इज, है ना। हेल्पिंग वर्ब आपका यूज हो जाएगा इज। फिर तैयारी करना, तैयारी करना को हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रिपेयर, ठीक है। तो ये आपका चूंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो उसमें वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगेगा, तो ये हो जाएगा शी इज प्रिपेयरिंग, है ना, शी इज प्रिपेयरिंग, वो तैयारी कर रही है। उसके बाद जो बच गया वो आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। शी इज प्रिपेयरिंग, वो परीक्षा की तैयारी कर रही है, तो तैयारी करने का प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है, परीक्षा पर, तो परीक्षा आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। शी इज प्रिपेयरिंग एग्जाम, वो एग्जाम की तैयारी कर रही है। तो इस तरह से हमको किसी भी सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझना है। दोस्तों अभी यहाँ पर मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को डायरेक्टली यूज करके बताया, अभी आप उस पर ध्यान ना देंगे। अभी मैं क्या करूँगा, धीरे धीरे आप लोग को उस पर ले जाऊँगा। पहले फिलहाल आप सेंटेंस में आप इसको पहचानना सीखिए। आप इसको यानी कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट को पहचानना अगर सीख लेंगे तो आगे जो आप सेंटेंस है उसको आप आसानी से बना सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं दोस्तों, और आगे आने वाले वीडियो में हम सेंटेंस को बनाना सीखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।